तो लास्ट टाइम पे ना हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सेशन ट्रैकिंग सर्वलेट में हम कैसे करते हैं। ठीक है, सेशन ट्रैकिंग कैसे करते हैं और कितने टाइप से करते हैं। तो सेशन ट्रैकिंग के लिए हम लोगों ने एक URL रीराइटिंग वाला अप्रोच यूज किया था, फिर हिडन फॉर्म फील्ड बनाया था, और फिर हम लोगों ने कुकीज का यूज करा, देन हमने HTTP सेशन API का यूज करा। तो सारे अप्रोचेस के बारे में एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहता हूं कि मैंने करा क्या था। अगर हम URL रीराइटिंग की बात करें तो URL रीराइटिंग में हम क्या करते हैं, हम बस अपनी एप्लीकेशन में जो रिक्वेस्ट से आने वाला URL होता है उसको क्वेरी स्ट्रिंग के साथ अटैच करके यहाँ पे भेज देते हैं और रिक्वेस्ट से आने वाला डेटा भी भेज देते हैं। तो यही वाला जो अप्रोच था, ये है हमारा URL रीराइटिंग वाला अप्रोच। ठीक है, कि भाई अगर आपके फॉर्म से कोई भी डेटा आ रहा है, कहीं से भी डेटा आ रहा है, तो जिस भी सर्वलेट पे आपको जाना है तो क्वेश्चन मार्क करके और एज अ क्वेरी स्ट्रिंग उस डेटा को आप यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके भेज सकते हैं। बट इस अप्रोच में जो डेटा है वो आपको हाइपर लिंक में विजिबल हो जाता है, दिख जाता है, इसलिए तरीका सही नहीं होता है। तो जो दूसरा तरीका होता है वो होता है भाई, मतलब थोड़ा सा ये इसलिए नहीं सही है, मतलब इसका अपना एडवांटेज है, नो डाउट। कभी भी अगर आपको कोई डायनेमिक डेटा कहीं से लेके जाना है, कुछ डायनेमिक आईडी एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो उस केस में इसका हम यूज करते हैं। तो और लेकिन अगर सेंसिटिव डेटा है तो नहीं, सेंसिटिव डेटा है तो वो तो दिख जाएगा ना, हाइपर लिंक पे जैसे आप अपना कर्सर लेके जाओगे वो डेटा दिख जाएगा, वो दिक्कत है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमारे पास जो अगला अप्रोच आया वो आया हिडन फॉर्म फील्ड। तो हिडन फॉर्म फील्ड में हम क्या करते हैं, जिसमें हम मतलब डेटा को क्या कर देते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं जिसको हिडन कर देते हैं। ठीक है, जो यूजर को दिखता नहीं है, और वैल्यू टैग के अंदर जो डेटा होता है उसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। फॉर्म का एक्शन वही रहता है जहां से हमें जाना है। तो URL राइटिंग में एक हाइपरलिंक आपको चाहिए होता है, जिससे एक पेज से दूसरे पेज पे आप नेविगेट करते हो, और हिडन फॉर्म फील्ड में एक एक्स्ट्रा सबमिट बटन, ये सबमिट बटन चाहिए, और उसमें हमने डेटा को हिडन फॉर्म फील्ड में ऐसे कॉन्कैटिनेट करके भेज दिया था। तो चाहे हिडन फॉर्म फील्ड हो गया। अच्छा, इसके फायदे क्या हो गए कि ये डेटा नहीं दिखता है अब। अगर हम फॉर्म का एक्शन इनपुट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट ले लें, डेटा वैसे भी नहीं दिखेगा, और हाइपर लिंक में जिस तरह से वो डेटा दिख रहा था, क्रिस्टल क्लियर हो रहा था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ वैल्यू टैग के अंदर कॉन्कैटिनेट होके टेक्स्ट फील्ड के साथ डेटा जा रहा है, तो अगले पेज पे गेट पैरामीटर से डेटा निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सबमिट बटन की जरूरत पड़ेगी, बस यही है। अब जहां जहां से आपको डेटा एक जगह लेके जाना पड़ेगा, आपको सबमिट बटन चाहिए ही चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। अब आप अगर चाहते हो कि ये दोनों काम आपको ना करना पड़े, तो कुकीज नाम का कंसेप्ट होता है, उसे हम यूज कर सकते हैं। कुकीज के बारे में मैंने बताया था कि वो टेक्सचुअल डेटा होता है, की वैल्यू पेयर में होता है, और वो सर्वर से चल के ब्राउजर मतलब क्लाइंट की मशीन में आइदर टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर कराया जाता है। कुकीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुकीज़ नाम की ही क्लास होती है, और कुकीज़ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से आने वाले डेटा को ऐड करा सकते हैं की वैल्यू पेयर में। तो इस तरह से हमने ये तीसरा अप्रोच यहाँ यूज़ करा था, जिसमें हमने कुकीज़ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऑब्जेक्ट में हमने की वैल्यू पेयर में डेटा रख दिया। तो पहली बार जब रिक्वेस्ट आएगी तो अच्छा, कुकीज़ एक जनरल कंसेप्ट है जो मैंने कल भी आपको बताया था, और जावा में कुकीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुकीज़ नाम की क्लास होती है, और ये क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है, सर्वर से चल के क्लाइंट पे आता है,
क्लाइंट की ब्राउज़र के कैशे में या उसके सिस्टम में जाके स्टोर होता है। सिस्टम में जो स्टोर होता है वो परसिस्ट कुकीज़ कहलाती है, जो ब्राउज़र के कैशे में होता है वो नॉन परसिस्ट कुकी कहलाती है। तो कुकीज़ क्लास को ऑब्जेक्ट बना के रिस्पॉन्स के साथ यही कुकी हम भेज देते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह से बात हो गई कि पहली बार जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट का सारा डेटा हमने एक कुकीज़ के ऑब्जेक्ट में डाल दिया और रिस्पॉन्स के साथ भेज दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ इसे अटैच करके भेज दिया। फिर अगले पेज पे जाने का हमने लिंक दे दिया, या अगर लिंक नहीं भी देना चाहते हो तो ये डायरेक्टली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें हाइपर लिंक भी जरूरत नहीं। अगले पेज पे यही डेटा गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज से ये सारी कुकीज निकाल लिए जाएंगे और हमारा डेटा दिख जाएगा। तो लेकिन बस कुकीज का यही ड्रॉबैक है, ब्राउजर से कुकी डिसेबल कर दो, ये काम करना बंद कर देगा। एक ब्राउजर में कितने कुकीज एक्सेप्टेड होते हैं, एक सर्वर कितने कुकी एक्सेप्ट करता है, सॉरी, और टोटल नंबर ऑफ कितने कुकीज एक वेब एप्लीकेशन में चलते हैं, ये सब की एक लिमिटेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। इसका एक टाइम भी सेट कर देते हैं लोग, उतने बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये क्लाइंट साइड होने की वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं मानी जाती है। यहाँ पे डेटा तो मैनेज कर ले रहे हो, बट आइडेंटिटी वगैरह मैनेज करने के लिए उतना बेस्ट अप्रोच नहीं है। और अगला चीज़ है कि स्ट्रिंग के फॉर्म में ये डेटा रखता है, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा नहीं रखता है। इसलिए हमने चौथा जो अप्रोच पढ़ा था उसका नाम था HTTP सेशन API। HTTP सेशन API इंटरनली कुकीज़ को ही यूज करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए पहले कुकीज समझाया गया, फिर आपको HTTP सेशन बताया जा रहा है। HTTP सेशन एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। मेथड है फैक्ट्री मेथड है गेट सेशन। तो ये एक सिंगल लाइन से ये सेशन हैंडलिंग कर लेते हैं HTTP सेशन। मतलब आपको किसी भी पेज पे, किसी भी सर्वलेट पेज पे आप ये टाइप कर दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, है ना। अगर आपको सेशन ट्रैकिंग करना है किसी भी पेज पे ये टाइप करिए रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ये क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आ रही होगी उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि बिल्कुल फ्रेश रिक्वेस्ट है या ये पुराना यूजर है, न्यू यूजर और ओल्ड यूजर, ये खुद ही चेक करता है। और ये कैसे चेक करता है, ये इंटरनली कुकीज को यूज करता है ना, इसीलिए ये चेक करता है। कैसे करता है, देखो एक्चुअली होता क्या है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन जब आप लिखते हो तो जो HTTP इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो HTTP सेशन की आईडी कहलाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी कहलाती है। उस रेफरेंस आईडी के लिए एक नई आईडी, एक नया कुकीज और बनाया जाता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जब आप रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फैक्ट्री मेथड चलाते हो तो ये मेथड क्या करता है, इंटरनली चेक कर लेता है कि भैया रिक्वेस्ट नया है पुराना है। और अगर नया रिक्वेस्ट है तो HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी बनती है। उस आईडी को मतलब इस तरह से, वो तो रेफरेंस आईडी है जो क्लास नेम @ की तरह होगा, उस आईडी के लिए एक नई आईडी और जनरेट करी जाती है जिसको जे सेशन आईडी बोला जाता है, जो कल मैं आपसे बात कर रहा था, है ना। और उस जे सेशन आईडी को ये लोग क्या करते हैं, कुकीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के, है ना, कुकीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के, इसी तरह से जैसे यहां मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ भेज देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बात हो गई कि जब आप वोट डालने गए तो आपके ऊपर निशान लगा दिया गया, मतलब आपके ऊपर नहीं, आपके नल के ऊपर निशान लगा दिया गया, और जब अगली बार आओगे तो वही निशान चेक करा जाएगा। तो मतलब पहली बार जब रिक्वेस्ट आती है तो HTTP सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनता है, इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का। उस ऑब्जेक्ट के लिए एक नई आईडी बनती है जिसको जे सेशन आईडी बोलते हैं, वो एक कैरेक्टर के फॉर्म में होती है, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी है। वो जब आप एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जब आप चलाते हो तो वो जे सेशन आईडी, अच्छा वो जे सेशन आईडी क्यों बनाते हैं, यही यूज़र की आइडेंटिटी को मैनेज करने के लिए कि भाई यूज़र नया है पुराना है ये कैसे पता चले। उस पर्टिकुलर आईडी डोंट सेव कर देते, उस पर्टिकुलर आईडी को ये क्या करते हैं, एक कुकीज क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रिस्पॉन्स के साथ
भेज देते हैं, समझ रहे हो, रिस्पॉन्स के साथ ये कुकीज़ का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भेज देते हैं। तो मतलब रिक्वेस्ट आया नहीं, तो ये मैं आपको इस ब्राउज़र में चला के दिखाऊंगा। कोई ब्राउज़र चला लीजिए, ठीक है, लेकिन वो जेएसएसएन आईडी मुझे खोजना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, समझ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा और मैंने लॉगिन पेज पे रिक्वेस्ट गई, सब कुछ डेटा सही था। रिक्वेस्ट के जाते ही सेशन का एचटीटीपी सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके लिए एक जेएसएसएन आईडी बनेगी, फिर उस जेएसएसएन आईडी को कुकीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, उसके अंदर डाल दिया जाएगा और रिस्पॉन्स के साथ भेज दिया जाएगा। ये रिक्वेस्ट गई नहीं, ये रिस्पॉन्स आ गया और वो जेएसएसएन आईडी आपके पास आ चुकी है, समझ रहे हो, आ चुकी है। देखना चाहते हो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए और आप कहाँ देख सकते हो, देखो ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट मैं आप कर रहा हूँ ये कहलाता है डेवलपर ऑप्शंस। ये डेवलपर ऑप्शंस एक डेवलपर के लिए और एक टेस्टर के लिए कह सकते हो कि बहुत ज़रूरी ऑप्शन होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ से एप्लीकेशन का पूरा मतलब कह सकते हो कि इंटरनल कहानी हमें समझ में आती है। कई बारी हमारी एप्लीकेशन ऊपर से सब कुछ सही दिखती है, लेकिन डेवलपर ऑप्शन में यहाँ देखते हैं तो कई चीज़ें फट जाती हैं, कई एपीआईज नहीं चलती हैं, है ना, कोई यूआरएल नहीं मिलता है। तो मतलब कह सकते हो कि एप्लीकेशन को एनालिसिस करने के लिए, डिटेल एनालिसिस करने के लिए इस डेवलपर ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डिबगिंग के लिए एप्लीकेशन कहाँ से आई, कैसे कैसे आई, ठीक है, तो ये कितने कब कब रिक्वेस्ट आई, कैसे कैसे हुआ, क्या है ना। तो अभी तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। तो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे देखिए हमारा एक स्टोरेज फोल्डर होता है, स्टोरेज के अंदर बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। तो जो लोकल स्टोरेज है वहाँ पे कुकीज़ का देखिए एक ऑप्शन है। अब ये कुकीज़ का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये कुकीज़ कहीं ना कहीं बनाई कैसे गई होगी, ये जो हमारी कुकीज़ क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना होगा इंटरनली, वो कुकीज़ क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा यूआरएल भी है और वो उसी का ही कहीं ना कहीं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और उसके लिए जो जेएसएसएन आईडी बनी है वो इसके साथ अटैच कर दी गई है, समझ रहे हो। ये एक नंबर है, इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा है ये पूरा। तो इसी की बात मैं कर रहा था। तो ये इसी से हम लोग मतलब हम अपने एलिमेंट इंस्पेक्ट करके अपने एलिमेंट्स वगैरह, लोकेटर वगैरह भी फाइंड करते हैं जब हम कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे ऑटोमेटिकली कोई वेबसाइट ओपन कराना है और यही वेबसाइट है, अपने आप ओपन हो, यहाँ जाए वहाँ जाए, ये भरे वो भरे, ये डेटा फिल करे, तो उस तरह से ऑटोमेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक दिन ऑटोमेशन का भी डेमो दूंगा, बताऊंगा। तो फिलहाल ये हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने डाला और उसने रिक्वेस्ट के साथ मतलब रिस्पांस के साथ भेज दिया। अब सपोज करो कि किसी भी पेज पे, लेट से ये पेज हमारा कौन सा है, लोड ऑन स्टार्टअप पेज है, समझ रहे हो, ये लोड ऑन स्टार्टअप पेज है। तो लोड ऑन स्टार्टअप पेज पे मैं गया, ठीक है, उस पेज पे फिर मैं क्या करूंगा, इससे आने वाला डेटा कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो समझिएगा, एचटीटीपी सेशन का ही मेथड होता है इज न्यू, है ना। तो जैसे सपोज करो कि रिक्वेस्ट पहली बार आएगी तो नया यूजर होगा, और अगर नया यूजर होगा तो इज न्यू मेथड जो है रिटर्न कर देता है, यस ट्रू रिटर्न कर देता है। तो ये एचटीटीपी सेशन का मेथड है। एचटीटीपी सेशन के बहुत सारे मेथड है, मेथड की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो एचटीटीपी सेशन की पूरी लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं जो कि डॉट लगाते ही आ जाएंगे। जैसे इज न्यू ये चेक करता है कि ये सेशन नया है पुराना। जो सेशन की आईडी बनती है, जैसे सेशन आईडी वो रिटर्न गेट करना चाहते हो आप, तो ये गेट आईडी मेथड होता है, इससे सेशन आईडी निकाल सकते हो आप। जो मतलब कोई यूजर इस एप्लीकेशन को लास्ट कब एक्सेस किया था उसका टाइम निकाल सकते हो, है ना। एक एप्लीकेशन में एक बंदा कितने टाइम इनएक्टिव रहा है वो काउंट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आईआरसीटीसी की वेबसाइट ओपन कर लो और वहाँ पे जो है या हमारा जो इनकम टैक्स वाला है वो वाली साइट ओपन कर लो, वहाँ पे एक टाइमर सेट होता है, वो अपने आप चलता है। कई जगह दिखता है और कई जगह नहीं दिखता है,
कि जब उतने देर आप इनएक्टिव रहते हो ना, इनएक्टिव का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर साइट में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो इनएक्टिव टाइम किसी के यहाँ 5 मिनट, किसी के यहाँ 2 मिनट, जैसे IRCTC में शायद कितने मिनट है, 5 मिनट होगा, है ना। उतने देर अगर आप इनएक्टिव होते हो तो वो अपने आप लॉग आउट मार जाता है। तो वो इनएक्टिव टाइम आप गेट करा सकते हो। सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल भी होता है, देखो ये है सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, और इसको यहां से भी सेट कर सकते हो और एक्सएमएल से भी सेट कर सकते हो। आप एक्सएमएल के अंदर भी आप इसकी एंट्री कर सकते हो, सेशन टाइम आउट करके एक टैग होता है उसमें डाल सकते हो, और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सेशन को एक्सपायर कर देगा। तो सेशन को एक्सपायर करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने कल आपको एक तरीका समझाया था, इनवैलिडेट। तो इनवैलिडेट वाला जो मेथड है ये क्या करता है, ये सेशन को एक्सपायर करता है फोर्सफुल्ली, मतलब जब आप इसे कॉल कर दोगे, जहां कॉल कर दोगे वहीं सेशन एक्सपायर। लॉग आउट के लिए मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी था कोड, लॉग आउट के लिए बेसिकली यही होता है कि जब आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करते हो तो ये लॉग आउट बटन पे ये सेशन को इनवैलिडेट करा देते हैं, यानी कि इसको जैसे मैं हिट मारूंगा तो देखिए ये सेशन लॉग आउट कर देगा, इस पेज पे आ जाएगा। तो ये इसके लिए क्या करा गया है, इसके लिए कुछ और नहीं करा गया है, बेसिकली जो उसका जो सेशन आईडी था ना उसको मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दी गई, समझ रहे हो, इनवैलिडेट कर दी गई फोर्सफुल्ली। तो फोर्सफुल्ली डिस्ट्रॉय करने के लिए इनवैलिडेट होता है, और अगर आपको एक इनएक्टिव इंटरवल सेट करना है तो उसके लिए होता है सेट मैक्स इनएक्टिव। इनएक्टिव इंटरवल का मतलब वेबसाइट में, अब जैसे यहीं पे आप ब्राउजर में ही या इक्लिप्स में ही या किसी दूसरे सर्वर में अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके छोड़ दो, और फिर उसके बाद आप चाय पकौड़ी खाने चले गए, तो भाई 15 मिनट बाद आया तो देखा कि भैया आपको एक वेलकम पेज मिल गया, लॉग इन अगेन, है ना। तो वो एक इनएक्टिव इंटरवल होता है, उसकी उतने देर के बाद वो रिडायरेक्ट कर देता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, कि भैया ये मैक्स इंटरवल अगर इतना हो, इट इज इक्वल टू दिस, तो भैया इसको से सीधे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो उसको रिडायरेक्ट भी कराया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड हैं। इसी का मेथड है सेट एट्रीब्यूट, जो क्या कर सकता है भाई, डेटा को एक मतलब ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, जैसे कुकीज में क्या था, स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा था, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग की और ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आप सेट करके रख सकते हो, और जहां जरूरत पड़े वहां गेट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट या सेट एट्रीब्यूट, अगर आपको याद हो तो डायनेमिक डेटा शेयरिंग में आपको बता रहा था, रिक्वेस्ट लेवल पे हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट लेवल पे हो सकता है, सेशन लेवल पे हो सकता है। तो सेशन लेवल पे क्यों करते हैं, क्योंकि सेशन तो हर यूजर के लिए अलग अलग होता है ना भाई। कोई भी एप्लीकेशन कहीं से ओपन करेगा, कोई भी नया यूजर आएगा अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट हिट करेगा, तो वो चेक करा जाएगा ये रिक्वेस्ट नया है पुराना, तो उसके लिए सेशन बनेगा। तो लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट होता है पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है, तो अगर वहां पे यूजर की इन्फॉर्मेशन सेट करके रखेंगे तो सबके लिए सेम हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो अलग चीज थी, कॉन्टेक्स्ट लेवल पे सेट करना एक अलग चीज हो गया। अब जैसे वेलकम करके किसी का नाम प्रिंट कराना है ना, जैसे किसी वेबसाइट में लॉगिन करते ही लिखा जाता है वेलकम और योर नेम, तो वेलकम योर नेम जो लिखाता है उसे कॉन्टेक्स्ट लेवल पे थोड़ी सेट करेंगे, वो सेशन लेवल पे करेंगे, ताकि जो यूजर साइन आउट कर दे उसका डेटा वहीं से उसके लिए खत्म हो जाए, किसी और के लिए ना खत्म हो, है ना, वो चीज है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे मेथड हैं, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, सेट इनएक्टिव इंटरवल, गेट इनएक्टिव इंटरवल, गेट लास्ट एक्सेस टाइम वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेथड्स हैं। देखिए चलिए, तो हमने यहाँ पे एक मेथड है इज न्यू, जो ये चेक करता है सेशन नया पुराना, इसने चेक करा नया है, पहली बार चलेगा तो नया ही होगा। तो सेट एट्रीब्यूट में डेटा हमने सेट कर दिया और रिडायरेक्ट कर दिया अगले पेज पे। जब ये रिडायरेक्ट हो गया, उस पेज पे मैं गया, उस पेज पे भी मैंने यही सेम मेथड चलाया, समझ रहे हो, उस पेज पे भी मैंने यही मेथड चलाया, क्या, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब आप सॉरी रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, तो आप सोचो गेट सेशन क्या करेगा, होगा क्या, पहली बार जब रिक्वेस्ट आई थी, तो पहली बार जब रिक्वेस्ट आई थी एप्लीकेशन के लिए, तो रिक्वेस्ट के लिए सेशन बना, कुकीज बना, रिस्पॉन्स साथ उसे भेज दिया गया। अगली बार जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट के साथ वही सेशन की आईडी घूम के आएगी कुकीज के थ्रू, क्योंकि कुकीज का फीचर होता है तो वो ब्राउजर के साथ अपने आप आता है, हमें लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगा, है ना। लेकिन फिर आप बोलोगे सर अगर फिर से किसी ने ब्राउजर से कुकीज डिसेबल कर दिया तो यानी कि सेशन भी कहीं ना कहीं कुकीज से भी डिपेंड करती है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है इनकोड यूआरएल, इनकोड यूआरएल का कंसेप्ट होता है, हम यूआरएल को इनकोड करके भेजेंगे, ताकि भैया वो डेटा मतलब फोर्सफुली ऐसा हम कुछ लॉजिक लिखेंगे कि भाई हम अगर ब्राउजर से कुकी डिसेबल्ड भी हो जाए तो हम उसे इनकोड करके भेज सकते हैं, समझ रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट आई है, अभी ब्राउजर से कुकी डिसेबल नहीं किया है, उसी ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी, तो ओल्ड यूजर है, तो देखो मैंने ओल्ड यूजर है तो नहीं, पुराने सेशन की आईडी है,
एक काम करना, ये सेशन का ऑब्जेक्ट और उस पेज के सेशन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेना, दोनों की रेफरेंस आईडी सेम होगी। अगर आईडी सेम नहीं होगी तो गेट एट्रीब्यूट से डेटा भी नहीं गेट होगा। तो देखिए मैंने इसके अंदर कंडीशन डाल दिया नॉट न्यू, है ना। अगर न्यू नहीं है मतलब पुराना है तो एक काम करो, उसके सेशन में जो डेटा सेव था उसे निकाल दो, दे दिया डेटा, काम हो गया। तो इस तरह से ये हमने काम लास्ट टाइम पे करा था, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे मैंने लॉग आउट का एक बनाया हुआ था। अब लॉग आउट के लिए जैसे लॉग आउट पे मैं क्लिक करूंगा तो मैंने लॉग आउट का एक सर्वलेट बना लिया था, और लॉग आउट वाले सर्वलेट पे बस हमने सेशन को इनवैलिडेट करा दिया था, बस कुछ नहीं करा। रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन चलाया और सेशन डॉट इनवैलिडेट। तो देखो ये सिंगल लाइन से सेशन ट्रैकिंग हो रही है और कुछ नहीं। इंटरनल कहानी तो बहुत बड़ी है, इंटरनल कहानी तो बहुत सारा चल रहा है जी। आईडी एक एचटीटीपी सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए एक जेसन आईडी बनी, फिर उसके लिए कुकी बना, कुकीज का ऑब्जेक्ट बना, जेसन की आईडी कुकीज के ऑब्जेक्ट में डाली गई, फिर रिस्पांस साथ भेज दिया गया। अगली बार रिक्वेस्ट आती है तो वही कुकीज घूम के आती। कुकीज का मैंने फीचर बताया था आपको, कल भी यही बताया था। कुकीज COOKIES कुकीज इन जावा। कुकीज का ये फीचर होता है कि पहली बार जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है, देखिए यहाँ से बताया था ना कल ये कि रिक्वेस्ट आया तो रिक्वेस्ट के साथ सब कुछ सही था, रिस्पॉन्स साथ कुकीज जाएगा। अगली बार रिक्वेस्ट आएगा तो वही सेम कुकीज ऐड होके जाएगा, तो वही सेम कुकीज ऐड होके जाएगा, तो वही सेम डेटा वहां से निकाल लिया जाएगा। किसी भी डायग्राम में इसे देख सकते हो, समझ रहे हो। देखो सारा खेल कुकीज का ही है कहीं कहीं, ठीक। बताइए। तो सेशन को हम एक्सपायर भी करा सकते हैं, ठीक है। सेशन को हम इनवैलिडेट कर सकते हैं, सेशन के अंदर सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट करके डेटा एक जगह से दूसरे जगह भेज भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। जो आप करना चाहें वो सारा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस एक लाइन का, इसी को बोलते हैं HTTP सेशन API। API मतलब क्लास इंटरफेस मेथड, इसके अंदर भी बहुत सारे क्लासेस इंटरफेसेस होंगे। तो 4 तरीके हो गए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं HTTP सेशन तो कुकीज को इंटरनली तो यूज करती ही करती है ना, बात समझ में आई। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। मैं एक्सप्लोरर में यहाँ से करता था, एक्सप्लोरर में इनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन होता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कुकीज़ जो है ब्राउज़र से डिसेबल हो जाए तो ये कैसे काम नहीं करती है। देखिए मैंने सर्वर बंद कर दिया, फिर सर्वर बंद कर दिया, फिर से एप्लीकेशन चलाऊंगा, फिर से सेशन बनेगा। सेशन की यही कहानी, सेशन मतलब हर यूज़र के लिए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है और कुछ नहीं, हर यूज़र के लिए, डोंट से। तो हर ब्राउज़र में कुकीज़ इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन है। तो अभी मुझे तो फ़िलहाल यहाँ पे, कल मैंने दिखाया भी था आपको कि एक्सप्लोरर में यहाँ पे ऑप्शन होता है। मैं यहीं से कई बारी करके देख लेता हूँ, क्रोम में भी हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा। तो ठीक है, एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे चला। अब मैं ये एप्लीकेशन को इस ब्राउज़र में चलाऊँगा, इसमें चलाऊँगा, यहाँ पे चलाता हूँ एक्सप्लोरर में, ठीक है। और पहली बार जब रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन मैंने इसको ऐसा बना दिया है कि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता ना। मैं इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में वो चीज़ मैं नहीं अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने लिंक रिक्वेस्ट जाएगी, 2 पेज के लिए मैंने ये काम किया नहीं है ना, मतलब 2 अलग अलग पेजेस बनाए नहीं हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, HTML फॉर्म यही रहने देता हूँ, जो हमारा HTML फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। HTML फॉर्म यही रहने देता हूँ और इंडेक्स HTML यही रहने देते हैं। यहाँ से एक नया सर्वलेट ही क्रिएट कर लें क्या। सर स्क्रीन बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। लेट आ रही है अभी तो सर। सर वो एक क्लिप से मैं ही बहुत पूरा पिछला के दिखा रहा है। ओके ओके, रुक जाओ एक मिनट। ऐसा हो जाता है कई बारी। ठीक है,
अभी आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। मैं दोबारा स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। स्टॉप ही नहीं हो रहा है भाई, हैंग ही कर गया। एक मिनट रुक जाइए। अभी दोबारा मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया। अब दोबारा मैं स्टार्ट शेयरिंग करता हूँ। ठीक है, तो दोबारा मैंने शेयर कर दिया। स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो मैं इसी एप्लीकेशन में ही काम करता हूँ ना, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, ये सेम एप्लीकेशन में ही करता हूँ। दोबारा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो लॉगिन सर्वलेट थी ना, अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुकीज़ का ऑब्जेक्ट बना के कुकीज़ के अंदर सारा डेटा ऐड कर देता हूँ। मतलब सेशन वाला जो कहानी है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था ये सारा चीज़ मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, और मैं कुकीज़ के अंदर ये रिक्वेस्ट से आने वाला सारा डेटा ऐड कर देता हूँ, और ऐड करने के साथ साथ एक हाइपर लिंक बना देता हूँ। इस नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करोगे तब अगले सर्वलेट पे ये जाएगा, और उस सर्वलेट पे यानी कि जिसका क्या नाम होगा भाई, जिसका नाम होगा लोड ऑन स्टार्टअप। अब लोड ऑन स्टार्टअप सर्वलेट पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट से आने वाला सारा कुकी निकालेंगे और उसे प्रिंट कराएंगे। तो मैंने इसका भी कोड लिख रखा होगा कहीं, इसको कमेंट कर देते हैं इफ एल्स को, ये सारा। ठीक है, रिक्वेस्ट से आने वाला सारा कुकीज़ यहाँ से निकल जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, बस ये सिंपल सा कोड है। ठीक है, इसको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसको रन कर देते हैं, रन ऑन सर्वर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय हो रहा है, हो गया। अब हम ब्राउज़र में जाके यहाँ से एप्लीकेशन को चलाते हैं। यूज़र नेम हमने डाला sonu@gmail.com, पासवर्ड हमने डाला 1234, और यहाँ से हमने करा लॉगिन। तो देखिए जैसे लॉगिन करेंगे हम, ये देखिए हम अगले पेज पे आ गए जिसमें नेक्स्ट बटन बना हुआ था, और उसके बाद हम यहाँ से गए भैया नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके। जैसे मैंने क्लिक करा ये डेटा अगले पेज पे चला गया, कुछ भी करके मैसेज आ गया। पता नहीं क्यों ये पुराना मैसेज आ रहा है। ओ, डेटा तो नल आ गया भाई रिफ्रेश कर दिया ना मैंने इसलिए पुराना यूज़र हो गया ना, मैं कंडीशन वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो सब क्यों भाई, कंडीशन तो मैंने नहीं कुछ लगाया था। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा चलाते हैं भाई। उसमें डेटा नल नहीं आना चाहिए भाई, डेटा तो आना चाहिए ना पूरा। sonu@gmail.com 1234 लॉगिन करा, और जब अगले बार हमने रिक्वेस्ट गया रिस्पॉन्स आ गया। तो जब रिक्वेस्ट गया रिस्पॉन्स आ गया तो मतलब रिस्पॉन्स साथ कुकीज़ आ गई, है ना, रिस्पॉन्स साथ कुकीज़ आ गई। और जब हमने अगले पेज पे गए तो यहाँ ये पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे लग रहा है इसने रिमेंबर कर लिया है कुछ। ठीक है, अभी लॉग आउट वगैरह मैंने कमेंट भी कर रखा है, तब भी ये अभी मुझे लग रहा है ये बंद ही करना पड़ेगा, फिर से स्टॉप करना पड़ेगा। बहुत सारे सर्वर स्टॉप हैं क्या? नहीं भाई, सॉरी, स्टार्टेड तो नहीं है बहुत सारे सर्वर। दोबारा चलाते हैं। कल इसी तरह से हमारा एक प्रोग्राम हम जो चला रहे थे उसमें सब कुछ सही था, लेकिन वो बार बार वो रिमेंबर हो गया था, वही चीज़ चल रहा था, है ना। तो कोई बात नहीं, हम
इसको बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ले आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में, और ठीक है 1 2 3 4 और लॉगिन फिर से करते हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार आ जाएगा डेटा। ये देखिए नेक्स्ट करा, कुछ भी करके आ गया। कुछ भी क्यों आ रहा है भाई, कुछ भी क्यों आ रहा है? कुछ भी मैंने कहीं प्रिंट किया गया? देखो यार यहाँ पे सब कुछ कमेंटेड है। ये पता नहीं क्यों इसने रिमेंबर कर लिया है। क्या रिमेंबर कर लिया है पता नहीं क्यों। अभी मैं फिर से इसको हटा के फिर से सही करूँगा तो मैं भी ये कुछ चेंज करके दोबारा चलाएंगे तो फिर ये रिप्लाई होगा। कैशे क्लीन करके या प्रोजेक्ट क्लीन करके नहीं होगा? नहीं, ये प्रॉब्लम कैसे से नहीं है, ये प्रॉब्लम मतलब सर्वर में एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रही है, दोबारा या तो रीलोड सर नहीं। प्रोजेक्ट्स में भी सारे क्लीन का होता है, उसको करने से भी शायद ठीक हो जाए। प्रोजेक्ट्स तो में सारे क्लीन का प्रोजेक्ट में जो क्लीन करने का ऑप्शन होता है वहाँ से तो कोड वगैरह में जो रिफैक्टरिंग आप करते हो वो नहीं उठा पाता है, तो उस केस में प्रॉब्लम आता है ना। तो कोड में जब एरर वगैरह आ रहा था, यहाँ पे कोड में कोई एरर नहीं है। जी सर, मेरे साथ एक दो बार हुआ तो मैंने कैशे क्लीन किया, प्रोजेक्ट से क्लीन किया तो ठीक हुआ था, तो मुझे लगा शायद ठीक होता है। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया ये डेटा। ठीक है, अब आप देखो ये मैंने उसके हटाया तो यहाँ पे पूरा डेटा दिखने लगा। ठीक है, तो अब जब मैंने उसे हटा के लगाया है तो फिर ये अपने आप सही हो गया। ठीक है, मैं दोबारा इसको सही कर देता हूँ और अब ये रीडिप्लॉय होगा अगेन, है ना। और फिर से इसको हम यहाँ से चलाते हैं। ये वेब एप्लीकेशन है, बस वेब एप्लीकेशन तक चलाएंगे। ठीक है, gmail.com। सर मालूम नहीं मेरा नेट स्लो है आपकी स्क्रीन ही सर बहुत ज्यादा लेट आ रही है मुझे। अब तो नहीं जा रही है लेट भाई, अब तो सर नहीं है, ठीक आ रही है स्क्रीन, अब ये नहीं लेट पहले भी आनी ठीक चाहिए। आ रही थी। ठीक है, लॉग आउट, और इसने ये इसको रिमेंबर ही कर लिया है। क्या बताऊँ मैं, एक चीज़ को समझाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर तो हो गया। प्रोजेक्ट क्लीन और इसका इसका कुछ इसमें है ना, दिक्कत तब होता है कि जैसे हम लोग भी करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में भी हम करते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कोड रिफैक्टरिंग में या कुछ चीज़ें उठा नहीं पा रहा है, चलो ठीक है कर लेते हैं, अभी यहाँ टाइम लगा रहा है क्लीनिंग में। हाँ, तो अब दोबारा चलाते हैं भाई, रन एज कर देते हैं, वैलिडेटिंग करने दो, इसे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन यहाँ से चलेगी और हमारा ब्राउज़र ये है। हम अपने ब्राउज़र में जाके स्टार्टिंग से एप्लीकेशन चलाएंगे, डिप्लॉयड है वहाँ पे। ये कई बार ये पुराना प्रोजेक्ट को ही पिक कर लेता है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वो है ना उसका, sonu@gmail.com 234, लॉगिन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बटन बनेगा, नेक्स्ट पे लॉगिन करेंगे तो डेटा आ रहा है, परफेक्ट चल रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसे हुई कि जब पहली बार रिक्वेस्ट गई तो रिक्वेस्ट के साथ डेटा गया, रिस्पॉन्स साथ आ गया, फिर रिक्वेस्ट गई, फिर से रिक्वेस्ट जाएगी तो वही सेम कुकीज़ जाएगा, वही सेम कुकीज़ से डेटा निकाल लिया गया गेट कुकीज़ से। लेकिन जब आप पहली बार रिक्वेस्ट लेके गए थे तो उस टाइम पे तो चलो कुकीज़ था और सारा डेटा आ गया,
लेकिन जब यहाँ से रिक्वेस्ट आप ले जा रहे थे ना, उसी टाइम पे किसी ने जाके या हमने ही जाके यहाँ पे जो इंटरनेट ऑप्शन होता है, प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी कंटेंट कहाँ पे था भाई, कहाँ पे था, वहाँ था, यहाँ से भी होता है, सिक्योरिटी के अंदर भी होता है। कल हम लोगों ने कहाँ से देखा था भाई, कहाँ से था, यहीं के ब्लॉक ऑल कुकीज करके एक ऑप्शन आता है, ब्लॉक ऑल थर्ड पार्टीज कुकीज, कहाँ गया कहाँ गया, कंटेंट एसएसएल सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर था, एडवांस सेटिंग, प्राइवेसी, प्राइवेसी के अंदर एडवांस में जाते हैं जी। ये देखिए ये एक्सेप्ट है ना, तो यहाँ से हमने ब्लॉक कर दिया, इसको भी ब्लॉक कर दिया और ओके कर दिया एंड ओके कर दिया। अब यहाँ से जब मैं लेके जाऊंगा, ये गलत हो रहा है भाई, थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक नहीं हुआ, डेटा वहाँ से ब्लॉक तो हो जाता था भाई, ये या तो दूसरी सेटिंग होगी जो मैं किया हूँ, ब्लॉक तो हमने कर दिया है। अलाउस सेशन कुकीज भी हटा देते हैं ना, सेशन कुकीज भी हटा दीजिए एंड ओके करिए, नेक्स्ट करिए, अभी भी आ रहा है डेटा। एक मिनट, और एक और ऑप्शन होता है भाई यहाँ पे, प्राइवेसी के अंदर एक चीज़ ये हो गया, ये ब्लॉक किया है ना हमने, हाँ ठीक है, सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग साइट रीसेट, आप लोग जरा एक बार देख लीजिए, मुझे बताइए कि हाउ टू डिसेबल कुकीज फ्रॉम ब्राउज़र इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे नेट पे सर्च कर लीजिए, एक मिनट थोड़ा हमारा हेल्प कर दीजिए, है ना, वैसे यहीं से कहीं से होता है, यहाँ पे भी होता है ब्लॉक करने का, या तो ये नया ब्राउज़र है, ये सारा चीज़ इसने हटा दिया हो अभी, ऑटो कंप्लीटेड फीडबैक सेटिंग सर्टिफिकेट, प्राइवेसी के अंदर ही साइट्स एंड एडवांस में एक कुकीज़ है, प्रॉम्प्ट कर दिया मैंने, ये अगले पेज पे डेटा नहीं लेके जाता है, क्लियर साइट कर दूं, नेवर अलाउज द रिक्वेस्ट टू फिजिकल लोकेशंस, होता तो भाई है, इंटरनेट ऑप्शंस से ही आता है, यहीं से आता है, कलर लैंग्वेज फॉन्ट एक्सेसिबिलिटी, किसी को मिला भाई, हो आप लोग, हम्म, मिला किसी को नहीं मिला, होता तो है यार, यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग में चला देता हूँ। हाँ देखिए, तो क्या कहानी है, कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि भाई देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर में मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था और वो पता नहीं क्यों काम कर रहा था, अगर ब्लॉक करने के बाद भी आप ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, है ना, ब्राउज़र मतलब कोई अभी मैं क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहा हूँ, तो क्रोम के अंदर आप जाके यहाँ पे जो ये सेटिंग ऑप्शन है यहाँ पे जाइएगा, सो सेटिंग ऑप्शन जाके यहाँ से आप क्या सर्च करेंगे, सीधे आप कुकी सर्च कर लीजिएगा, राइट, कुकी सर्च कर लेंगे और ये क्लियर वगैरह करेंगे तो क्लियर कर देगा, तो क्लियर नहीं करना है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से कुकीज़ की सेटिंग में जाना है, देखिए यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे ये ब्लॉक ऑल कुकीज़ करके ऑप्शन था, इसको मैंने अभी ब्लॉक कर दिया है ना, पहले ऑप्शन था कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ ही करने का, है ना, तो पहले ये ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन जब रहता है तो ये आप देखिए यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, इसको जैसे मैं लॉगिन करूँगा
ये परफेक्टली चल रहा है और यहाँ से डेटा भी ला रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इस कुकीज़ को सारे मतलब जो सारे कुकीज़ को जो है ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करते ही ये अगले पेज से जब मैं मतलब जैसे रिक्वेस्ट आया, रिस्पॉन्स के साथ डेटा चला गया था, फिर जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो रिक्वेस्ट भेजते ही ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इंटरनल एरर आ रहा है। ये इंटरनल एरर क्या कह रहा है? इंटरनल एरर कह रहा है कि भाई जो आप रिक्वेस्ट के साथ फिर से गेट कुकीज करके डेटा गेट कर रहे हो, है ना, रिक्वेस्ट के साथ डेटा फिर से जो गेट कर रहे हो वहां पे नल वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पे नल वैल्यू आ जा रही है। अब चूंकि नल वैल्यू आ जा रही है तो उसके 0 और 1 पोजीशन पे कोई डेटा ही नहीं है, तो इसीलिए एक्सेप्शन दे रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है। तो सर्वर में कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए एक्सेप्शन आ रहा था। तो बात यह है कि कुकीज का यही ड्रॉबैक होता है भाई कि ब्राउजर से कुकी डिसेबल कर दोगे तो काम करना बंद कर देती है। लेकिन अगर ब्राउजर से कुकी डिसेबल भी है और आप चाहते हो आपका डेटा पहुंच जाए सक्सेसफुली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनकोड यूआरएल यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इनकोड यूआरएल के लिए एक कोड होता है, मैं आपको बताता हूँ वो कोड हमें क्या लिखना पड़ेगा। एक नया यूआरएल जनरेट कराना पड़ेगा, आपको बताता हूँ वो यूआरएल क्या होगा। एक नया यूआरएल हमें जनरेट कराने के लिए एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, इनकोड करके यूआरएल हमें भेजना होता है। और ये कब जरूरी हो जाता है? जब क्योंकि कुकीज को कहीं ना कहीं सेशन वाले भी यूज करते हैं, एचटीटीपी सेशन भी तरीके में कुकी यूज होता है, उस केस में इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो कुकीज यहाँ पे कुकीज का कोई प्रोग्राम बना होगा, सेशन ट्रैकिंग या न्यू सेशन ट्रैकिंग करके होगा फोल्डर, ठीक है। सेशन ट्रैकिंग और यहाँ पे न्यू कुकीज टेस्टेड, है ना, इसी में होगा। आपको मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट सर्वलेट, बिलिंग सर्वलेट, यानी इनकोड यूआरएल का कंसेप्ट यूज़ करा होगा यहाँ पे ज़रूर। फर्स्ट सर्वलेट से हम गए और हमने कुकीज़ के अंदर देखिए, कुकीज़ का एक मेथड होता है सेट मैक्स एज, मैक्सिमम एज भी सेट कर सकते हो, कितने देर तक कुकीज़ हमारा रहे, है ना। तो यार यहाँ पे नहीं है इनकोड यूआरएल, कहाँ पे मिलेगा इनकोड यूआरएल? यहाँ पे मैंने अलग से एक फाइल में भी सेव करके रखा होगा। ये देखिए इस तरह से हमें कोड लिखना पड़ता है। हाँ, रिस्पॉन्स इंटरफेस का मेथड होता है गेट यूआरएल, समझ रहे हो, और इसको यूआरएल को इनकोड करके आप फिर से भेजते हो इस तरह से। मतलब जी आपको कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो हाइपर लिंक आपने बना रखा है ना, इस हाइपर लिंक को कमेंट करके आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स इंटरफेस का मेथड होता है इनकोड यूआरएल। इनकोड यूआरएल में आपको वो यूआरएल डालना है जिस पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये फोर्सफुली रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर यूआरएल से इनकोडेड यूआरएल एक हमें रिटर्न करके देता है, जिसको आप यहाँ प्रिंट करके देख भी सकते हो। इनकोड यूआरएल में क्या होता है, एक इनकोडेड यूआरएल आपको दिखता है, और साथ ही साथ जो ये नया यूआरएल हमें दे रहा है, इस यूआरएल को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करके अभी हमें नेक्स्ट में भेजना होगा, ठीक है। तो ये 2-3 लाइन का कोड है, मतलब एक ही लाइन का कोड है रिस्पॉन्स डॉट इनकोड यूआरएल, जिसमें हम अपनी यूआरएल को इनकोड करके रिस्पॉन्स के साथ फिर से भेजते हैं। फिर जब अगली मतलब उससे इस रिस्पॉन्स के लिए निकल के आया है, तो देखो पहली बार रिक्वेस्ट गई तो भाई कुकीज बना, रिस्पॉन्स साथ कुकीज चला गया। अब जिस रिस्पॉन्स साथ कुकीज गया ना, उसी रिस्पॉन्स के लिए हमने इनकोड यूआरएल करके एक नया यूआरएल ही बना दिया उसी यूआरएल का, और फिर अगर हमें भेजेंगे तो इस तरह से अगर आपका कुकी डिसेबल भी होगा ना तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी रिफ्रेश करो, अभी हमारा कुकीज ब्लॉक है ना, लेकिन लोड ऑन स्टार्टअप, ये ऊपर क्या दिख रहा है, गलती हो गई क्या कुछ? अच्छा, ये लोड ऑन स्टार्टअप इनकोड यूआरएल में ये दिख रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप वगैरह भी लगा हुआ है मेरे पास, हाँ लगा है, ठीक है यार। एप्लीकेशन को फिर से चला देते हैं ना।
बहुत सारे एरर वेरर होंगे और सारा चीज़ होगा। ठीक है, एक बार दोबारा एप्लीकेशन को रन ऑन सर्वर कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूआरएल मैं कॉपी करके, अभी मैंने चूंकि इस पर्टिकुलर ब्राउज़र में एक चीज़ इम्प्लीमेंट करी है, तो मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसे जैसे लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो ये ऊपर लोड ऑन स्टार्टअप ही पूरा आईडी आता है, एक नया इनकोडेड यूआरएल आता था, अभी पता नहीं ऐसे प्लेन टेक्स्ट क्यों दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट करते थे तो ये डेटा चला भी जाता था। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है ना। चलो मैं चेक कर लूँगा, टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा है नहीं, है ना। मेरे पास इसका कोड पड़ा होगा, या तो वो मैंने, ये चीज़ है कि मैं उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में चला के देखता था और इनकोड यूआरएल करके भेजता था, राइट। तो इनकोड यूआरएल करके वो चलता भी था, अभी पता नहीं क्या है, इनकोडेड यूआरएल आता था, ये प्लेन टेक्स्ट का यूआरएल नहीं आता था अभी जो आ रहा है ये, है ना। तो इस तरह से ये सेशन ट्रैकिंग का भाई सारा कंसेप्ट है, और फिलहाल के लिए सेशन ट्रैकिंग में यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस करिए, सर कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है ना। मैं आपको बता दूंगा भाई जो इसमें चीज़ें हैं, कैसे इनकोड यूआरएल काम करेगा, एक बार मैं अपने एंड से खुद भी देख लूँगा, है ना। मेरे ख्याल से सब चलना चाहिए। डिफरेंट टेस्टेड न्यू कुकीज़ हेडन HTTP session 1 and session on different servlet। ऐसे ही होता था, ये पुराने कोड है मेरे ख्याल से, ये मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है, अपने एंड से मैं देख लूँगा, फिर आपको बताऊँगा अभी इसमें क्या मैं आपको बताऊँ। ओके बताइए, अभी आपको कोई दिक्कत है और समस्या है? कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। इनकोड यूआरएल में आपको देख के एक बार बता दूंगा, बाकी यूआरएल राइटिंग, कुकीज, हिडन फॉर्म फील्ड, HTTP सेशन API, इस सब में अगर आपको कोई दिक्कत आई है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। बताइए, कोई अप्रोच में और इसको उसको छोड़ के और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। सर एक बार ट्राई करेंगे फिर आपको बता देंगे। यस यस यस, आई लाइक इट। मैं भी ट्राई कर लूँगा इसको, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही होता था ब्राउज़र में। ब्राउज़र के भी जो अपडेट्स आए ना पुराने ब्राउज़र में, वहाँ से क्योंकि हम डिसेबल कर देते थे, वो काम करना शुरू कर देता था, है ना। तो देखिए, अभी तक हमने सर्वलेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली। अभी तक हम लोगों ने सर्वलेट में, वो आप इनएक्टिव वाला जरूर ट्राई करिए, अभी मैंने इनएक्टिव वाला नहीं चलाया, सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल। ठीक है, जिसमें हम इनएक्टिव टाइम सेट कर देंगे अपने सर्वर में, और उतनी देर आप क्या करिए, एप्लीकेशन चला के छोड़ दीजिए, वो अपने आप उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, मतलब लॉग आउट कर देगा अपने आप, रीडायरेक्ट कर देगा आपको, है ना। तो उसे अपने लेवल पे आप जरूर चला के देख लीजिएगा। ठीक है, सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल। अच्छा, जो मैं आपसे सेशन वाला कहानी बता रहा था, फर्स्ट और नेक्स्ट, सॉरी जो एक और तरीके से हम इनएक्टिव इंटरवल सेट कर सकते हैं, एक और तरीके से जो हम इनएक्टिव इंटरवल सेट कर सकते हैं, वो होता है सेशन कॉन्फ़िग करके होता है। सेशन कॉन्फ़िग के अंदर सेशन टाइम आउट, यस ये देखिए ये होता है, ये होता है। तो आप अपने web.xml में भी ये एंट्री कर सकते हो, सेशन कॉन्फ़िग और उसके बाद सेशन टाइम आउट, उसमें आप टाइम पास कर दीजिए, और जो टाइम आप पास करोगे उस टाइम के बाद ये अपने आप को एग्जिट कर देगा उतने टाइम के बाद। तो आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए? सर सपोज करो कि मैंने
सपोज करिए कि मैंने सर सेशन का जो टाइम आउट है ना, वो यहाँ पे भी सेट कर दिया इनएक्टिव टाइम, और कोड में भी कर दिया, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, है ना? जी सर। ठीक है, तो इसकी कहानी है, इसका आंसर है कि ये जो वेब डॉट एक्सएमएल होता है ना, एक्सएमएल को पहले प्रेफरेंस मिलती है रेदर देन आपके कोड। तो सर्वर सबसे पहले एक्सएमएल ही चेक करता है, समझ रहे हो? तो एक्सएमएल को वो प्रेफरेंस ज्यादा देगा। तो ये चीज भी आपको ट्राई करना है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब सारी चीजें तो चलो ठीक है, सेशन हमने क्या क्या पढ़ा, मैं क्या बात कर रहा था, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सेशन ट्रैकिंग करना सीख लिया अलग तरीके से, रिडायरेक्ट करना रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेंड रिडायरेक्ट इंक्लूड फॉरवर्ड। फिर हम लोगों ने डायनेमिक डेटा शेयरिंग करना सीख लिया, एक पेज से डेटा दूसरे पेज पे कैसे ले आएंगे, हमने हेडर प्रिंट कराना सीख लिया, हमने कंटेंट टाइप देख लिया, हमने बहुत सारे टॉपिक जो इसमें थे वो उसने देखा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, जो बताना चाहिए था पहले ही, वो ये था कि सर जो आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं वो वेब एप्लीकेशन हमेशा 2 वाला क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि अगर आपको पता हो कि सर्वलेट के 2 वर्जन है, एक सर्वलेट 2.x एक सर्वलेट 3.x। आपको पता है सर्वलेट का जो 2.x है टोटल एक्सएमएल बेस्ड है, और जो सर्वलेट का 3.x है जो लेटेस्ट वर्जन है वो पूरा एनोटेशन बेस्ड है। ये हर एक जगह मिलेगा, ये आपको वेब सर्विसेज में मिलेगा, आपको फ्रेमवर्क लेवल पे भी यही चीज मिलेगा कि एप्लीकेशन में 2 तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक एनोटेशन से और एक एक्सएमएल से। तो एक्सएमएल तो पूरा खत्म ही है, अब नहीं यूज होता है, अब टोटल एनोटेशन यूज होता है। लेकिन अगर कोई पुराने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो एक्सएमएल बेस्ड हैं तो उसको हमें करना पड़ता है यूज, क्या करोगे? तो एनोटेशन का कंसेप्ट आ गया है अब मार्केट में, एनोटेशन चलता है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूं। फाइल में गया, मैं अदर में गया, और अदर में जाके अब मैं डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। अब मैं जो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट लूंगा ना, वो कौन सा लूंगा आप जरा देखिएगा। अब मैं 4 ले लो, 3 ले लो, मतलब 2 वाला सीरीज नहीं लेना है। 2.x और 3.x, देयर आर 2 वर्जन ऑफ सर्वलेट। जब मैं पहली बार इंटरव्यू में गया बहुत पहले, तो मेरे से पूछा गया सर्वलेट के कौन से वर्जन पे काम करते हो। मैंने कहा सर सर्वलेट का कौन सा वर्जन होता है, सर्वलेट का तो वर्जन होता ही नहीं है, सर्वलेट तो सर्वलेट है, उसमें तो सर फॉर्म बनता है, रिक्वेस्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, ये सब होता है। मैंने कहा नहीं बेटा, सर्वलेट के भी फॉर्म है, पढ़ के आना। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, है ना। तो तो मतलब इसके भी फॉर्म होते हैं, एक 2.x और एक 3.x। 2.x का मतलब 1 2 3 4 5, x मतलब ये होता है, 3.x मतलब 3.1 2 3 4 5। अभी 4 भी है, देख रहे हो 4 भी है, 4 में और इनहांसमेंट करा गया होगा। बट जो मेजरली डिफरेंस है वो यही है कि 2.x टोटल एक्सएमएल बेस्ड है और 3 जो है एनोटेशन बेस्ड है। तो कैसे एनोटेशन क्या होता है अभी आप समझोगे। मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूं, मतलब नो वेब डॉट एक्सएमएल, यहां पे लिख देता हूं सर्वलेट 3x, ठीक है, एप्लीकेशन को फिनिश कर देता हूं मैं। यहाँ पे आप देखोगे जो 3.x वाली एप्लीकेशन होगी ना, उसमें कोई एक्सएमएल नहीं बन के आएगा, ठीक है। ये देखिए सर्वलेट 3.x, सर्वलेट 3x, जरा यहाँ पे देखते हैं वेब आइनफ, वेब ओ खत्म, कहीं वेब डॉट एक्सएमएल ही नहीं। आपने कहा सर वेब डॉट एक्सएमएल ही नहीं, सबसे खतरनाक तो वही लगता था। अगर हमें सर्वलेट का प्रोग्राम बनाना हो वो भी नोटपैड से, तो फिर तो सर बहुत ईड़ी खीर हो जाती थी, एक्सएमएल में सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती थी और यहाँ पे भी। लेकिन यार अब तो कह रहे हो कि आपका वेब डॉट एक्सएमएल ही नहीं रहेगा। हमने कहा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, कैसे कहानी चलेगी? तो देखिएगा, आप ही खुद ही देखिए। फाइल में जाते हैं, सर्वलेट में जाते हैं, अदर में जाते हैं, अदर में जाके यहाँ पे बनाते हैं सर्वलेट, ठीक है, और सर्वलेट को यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, पैकेज का नाम ले लेते हैं P1 और सर्वलेट क्लास का नाम लेते हैं फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है, ये कर देते हैं फिनिश। तो ये जो पहली सर्वलेट बन के आई है, इसको देखते हैं क्या हुआ। अभी ये बिल्कुल नया तरीके का एक चीज आ गया, और आप अगर आप देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बारीकी से देखो, तो लाइन नंबर 13 पे एक नया चीज आ चुका है।
वो है एट द रेट करके कुछ लिखा हुआ है। ये जो एट द रेट करके लिखा हुआ है ना, यही एनोटेशन है, यही एनोटेशन है, समझ रहे हो। अब सर्वलेट में ये सारा चीज एनोटेशन पे होता है, सब कुछ जो आप कॉन्फ़िगरेशन भी करते थे ना वहां पे, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं लिखने वाला हूँ, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने वाला हूँ, मैं गेट राइटर भी नहीं लिखूंगा, हेलो सर्वलेट। ठीक है, बस मैं आपको चलाने के लिए। अब आप अपने सर्वलेट को चलाओ और उसका यूआरएल पैटर्न यही है जो इसके साथ स्लैश करके लिखा हुआ है ना, बस कुछ भी नहीं करना है। दिस इज एनोटेशन। अब एनोटेशन के बारे में आप समझिए तो फिर आप इसको समझ पाओगे व्हाट इज एनोटेशन। जब एनोटेशन समझोगे तो इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है एनोटेशन। तो देखिए एनोटेशन की अगर हम बात करें तो एनोटेशन के बारे में कहा जाता है कि एनोटेशंस आर द सिंबल्स, है ना, दे आर द सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस हु हैव स्पेशल मीनिंग, है ना, whose meaning is already defined in any compiler in any runtime environment। हर रन टाइम एनवायरमेंट, हर कंपाइलर में उसकी मीनिंग कहीं ना कहीं डिफाइंड होती है पहले से। ये देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, और ये कुछ और एरर आ गया, वही आ गया ना कि HTTP मेथड गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय URL, इस तरह का एरर आ गया। एक मिनट रुक जाइए जरा, एक मिनट जस्ट, ठीक है, इसे मैंने लिख दिया जी डू गेट। ठीक है, ये इसलिए आ रहा था एरर क्योंकि वो गेट मेथड सपोर्टेड नहीं था ना यूआरएल में वहाँ पे, कि बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट गेट की जाती थी तो गेट सपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आ गई, है ना। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसको कर दिया रिफ्रेश, चल जा भाई, अब क्यों परेशान हो रहे हो, ये अभी रीलोड नहीं हुआ क्या, सेव भी कर दिया, रीलोड हो जाना चाहिए। डूगेट की स्पेलिंग तो सही लिखा है ना मैंने, ठीक है, अब चलाते हैं। क्या पता भाई इसको क्यों ऐसे बीमारी हो जाती है। दोबारा इसको रन करते हैं, रन ऑन सर्वर, फिनिश कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यूआरएल पैटर्न डाल के एंटर करते हैं। ठीक है, मेथड नॉट अलाउड हियर। यार ये चेंजेस ही नहीं उठाता है, सर्वर को स्टॉप करो फिर बंद करो फिर चलाओ। चलो भाई, पूजा ने कहा प्रोजेक्ट को भी क्लीन करो तो मैं प्रोजेक्ट भी क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए रन कर दिया हमने, रन ऑन सर्वर में गया और ये फिनिश भी कर दिया। दोबारा चला के देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा अपना यूआरएल, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यूआरएल डाला, अरे यार डू गेट डू पोस्ट, ये डू गेट ही तो है, सर्विस लिख दूं, नहीं मानोगे, ये लो भाई सर्विस लिख दिया और यहाँ पे कुछ और भी कोड लिख दिया और सेव कर दिया। एक्चुअली वो अभी चेंज नहीं हुआ था, अब देखो रीडिप्लॉय हुआ है, अब हुआ है ये, है ना, समझ रहे हो, इतना देर के बाद हुआ है। पता नहीं ये कुछ आईडी का कुछ प्रॉब्लम है यार, पंगे हैं इसको, यूआरएल ही नहीं मिल रहा है फर्स्ट सर्वलेट, ये तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट। स्लैश करके जो लिखा हुआ है इसको यूआरएल मत मान लेना आप, स्लैश जो है ये रूट को इंडिकेट करता है कि मतलब जैसे सपोज करो कि आपकी सर्वलेट को खोजने जाएगा तो इसकी जो डॉट क्लास फाइल जहां पड़ी होगी उसी जगह से जाके सर्च करके ले आएगा, है ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन से। अगर ये क्लासेस फोल्डर में पड़ी होगी तो क्लासेस से लेके आएगा। क्या कह रहा है भैया, तो रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल है क्यों, हमने तो सर्वलेट बनाई है भाई, सर्वलेट इतने अच्छे से बनाया आपने, सर्विस मेथड भी लिखा है, एप्लीकेशन भी बनी हुई है, वेब सर्वलेट। ओके, इतना सारा हमने चेंज कर दिया तो इसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, चल भाई सारा चेंज हटा देते हैं, जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, जितना था वैसे ही रहने दिया हमें। इसमें डू गेट डू पोस्ट और सारा सारा चीज़ था जो था सब ऐसे ही छोड़ दिया हमने।
और उसके बाद दोबारा मैंने इसको यहाँ से रन कर दिया। अच्छा जी, दोबारा चला देते हैं भाई, सर्वर बंद करके स्टॉप कर देते हैं और एप्लीकेशन को फिर से डिप्लॉय कर देते हैं। रन एज रन ऑन सर्वर। नेक्स्ट, पुराने प्रोजेक्ट को हटा देते हैं, यही रहने देते हैं बस। ठीक है, तो क्या यही प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ या कोई और हुआ? डिप्लॉय हुआ भाई, अभी यही प्रोजेक्ट है। पहले ऐसा तो नहीं ना, तो पहले दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा था रन होके। हाँ, मुझे लगा या तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, पहले दूसरा ही प्रोजेक्ट रन हो रहा हो, मैंने हटाया ना हो। बट आप देखिए इस तरह से रन हो गया ये, है ना। क्या कोड लिखा है ये सब तो हम थोड़ी ना फोकस करेंगे। डू गेट लिखा है, डू पोस्ट लिखा है, ये ऐसे कॉल कर रहा है वैसे कॉल कर रहा है, ये सब तो आप जानते हो। हमें तो ये जानना है कि जी वेब डॉट एक्सएमएल ही नहीं है और प्रोजेक्ट चल रहा है। कैसे चल रहा है? एनोटेशन से चल रहा है। तो एनोटेशन क्या होता है? एनोटेशन को एक और वर्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो बोल सकते हो एनोटेशन एक मेटा डेटा होता है। और मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब एक सिंगल डेटा जो हजारों डेटा को बताता हो। तो एनोटेशन एक सिंगल डेटा है, मतलब एट द रेट वेब सर्वलेट एक सिंगल डेटा हो गया जो अपने अंदर बहुत सारे डेटा को संभाल के रख रहा है। एट द रेट वेब सर्वलेट ये आपको डिनोट कर रहा है कि भैया एक वेब एप्लीकेशन है जिसकी एक सर्वलेट होगी, जिसका एक सर्वलेट नेम होगा, जिसकी सर्वलेट क्लास होगी, जिसका यूआरएल पैटर्न होगा, है ना, सब कुछ होगा। मतलब वो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट क्या दिख रहा है? ओनली एक सिंगल डेटा। तो मेटा डेटा नहीं हो गया? बिल्कुल। देखो एनोटेशन आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार सुन रहे हो अभी। जावा में एनोटेशन एक टॉपिक ही है ना। कहीं पे भी आप देख लो, हर जगह यूज होता है। जावा में भी होता है, एंड्रॉयड में भी यूज होता है। तो जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से एनोटेशन क्या होता है? ये सर्वलेट अगर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ओनली कोर जावा की बात कर लो, वहां पे भी होता है एनोटेशन। सिंबल्स और क्या, मेटा डेटा, यही सेम चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एनोटेशन जस्ट एक कंसेप्ट है जो बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में जो डेटा लिखी जाती थी, उन सारे डेटा को एक सिंगल नेम में, एक सिंगल वर्ड में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो आप बोल सकते हो कि एक सिंबल होता है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन होता है, जिस इंस्ट्रक्शन की मीनिंग आपके कंपाइलर जेवीएम में रिजर्व होती है। कैसे रिजर्व होती है? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई क्लास, कोई ना कोई इंटरफेस होती है जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन होती है ना। तो एट द रेट वेब सर्वलेट हमारे पास एनोटेशन भी है, और उसी नाम से ही एक क्लास है जो कि javax.servlet.annotation पैकेज के अंदर पड़ी हुई है। और इस पर्टिकुलर क्लास में वो सारी कहानी लिखी गई है, वो सारा कंसेप्ट लिखा गया है, इंप्लीमेंट करा गया है कि भाई ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे कैसे ये चल रहा है। मतलब सर्वलेट की क्लास का नाम जो भी चीजें हैं, मतलब उसी एक्सएमएल का ही रिप्लेसमेंट है। इंटरनल वो जो कहानी एक्सएमएल में आप लिख रहे थे, यहीं पे लिखोगे। तो आपने कहा जी कभी हमें जरूरत पड़े कि वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, कुछ और लिखने की, तो सब इसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप कॉन्फ़िग पैरम, रिक्वेस्ट पैरम, जो भी आप लिखना चाहते हो सारा चीज यहाँ पे लिखा जा सकता है। एट द रेट लगा के, और क्या क्या एनोटेशन यहाँ पे लगाया जा सकता है वो भी आप देख सकते हो। एट द रेट, अच्छा जावा के अंदर क्या है ना, एट द रेट लगा के बहुत सारे एनोटेशन चलते हैं। ये तो यहाँ पे बहुत सारे एनोटेशन आपको दिख रहे हैं क्योंकि एडवांस लेवल पे हैं। कोर जावा में बहुत सारे एनोटेशन दो टाइप के होते हैं, एक इनबिल्ट और एक यूजर डिफाइंड। आप भी ऐसे एनोटेशन बना सकते हो। आप अपनी क्लासेस बनाओ, आप उसमें सिंबल्स बनाओ, है ना, उसको एट द रेट से रिप्रेजेंट कराओ, उसकी मीनिंग आप फिक्स कर दो और उसको जहां मर्जी वहां यूज करो। जेएसपी में भी आगे चल के हम ऐसे पढ़ेंगे, जिसको हम कस्टम टैग से नाम से जानते हैं, कि हम अपने टैग बना सकते हैं, अपने टैग हैंडलर बना सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि एंड्रॉयड में टैग होते हैं, एचटीएमएल के टैग होते हैं, जिसमें ऐसे लिखा होता है कि जी टीआर लिखो, टीडी लिखो, तो इससे टेबल बन जाएगा। अगर आप लेंथ लिखोगे तो लेंथ हो जाएगा, सेंटर में लिखोगे सेंटर में चला जाएगा। ये टैग होते हैं। ऐसे ये भी टैग है काइंड ऑफ, जिनकी मीनिंग के लिए कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई इंटरफेस होता है जिसमें कोडिंग हार्ड कोड करा गया होगा। तो वो कोड हम भी लिखेंगे आगे चल के। बट अगर बेसिक लेवल पे एनोटेशन की बात करो तो जावा में कोर जावा के लिए अलग एनोटेशन, एडवांस के लिए अलग। तो सर्वलेट यहाँ पे अपने हिसाब से बहुत सारे एनोटेशंस के सिंबल्स बना के दिए हुए हैं वेब एप्लीकेशन में। तो आप अपनी वेब एप्लीकेशन चाहे वो 2.x वाला फॉलो करे चाहे 3 वाला, तो अगर किसी कंपनी में गए, कोई प्रोजेक्ट मिल गया आपको बना बनाया, उसमें ऐसे कहीं एनोटेशन एट द रेट से लिखा हुआ है
समझ जाओ यार ये सर्वलेट पूरी एनोटेशन बेस्ड है, इसमें वेब.xml की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने कोर जावा का कोई प्रोजेक्ट देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट एनोटेशन हैं। आप गूगल पे टाइप कर दीजिएगा जावा एनोटेशन, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे @override है ना, एनोटेशन इन जावा। तो बहुत सारे आपको एनोटेशन से रिलेटेड वो मिल जाएंगे कि भाई एनोटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या कहानी होती है, सब आपको मिल जाएंगे। देखिए, एनोटेशंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द सपोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, है ना। दे स्टार्ट विद @ वगैरह, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप मीनिंग बना रहे हो, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प टू एसोसिएट अ मेटा डेटा, है ना, मतलब किस टाइप की इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन, वो तो समझ लो कि वो आप भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे जावा के अंदर अब ये एनोटेशन दो टाइप के होते हैं, यहाँ बताया नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। एनोटेशन यूजर डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है, ठीक है। प्री डिफाइन जो एनोटेशन होते हैं जैसे @override, @suppress warning, @deprecated। आपने सुना होगा कि कई जगह कई बार आपको मैसेज आता है कि ये मेथड डिप्रिकेट हो गया, तो उसके लिए @target, ऐसे ऐसे बहुत सारे एनोटेशन हैं जो इनबिल्ट एनोटेशन हैं, समझ रहे हो। देखो @deprecated, तो ये जो एनोटेशन होते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं एंड यूजर को, ठीक है, जिसकी मीनिंग हमारे कंपाइलर के लिए रिजर्व होती है, जेवीएम में रिजर्व होती है। तो कोर जावा में जो ऐसा @override एनोटेशन होता था वो हमें क्या बताता है, वो आप जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत जगह देखते होगे तो लिखा आ जाता है ना। कोई मेथड ओवरराइड करते हैं तो उसके साथ लिखा आ जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहीं पे देख लो, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये सारा कहानी हटा दूँ, ये सारा कहानी हटा दूँ, है ना, और उसके बाद यहाँ पे ये लिख दूँ जी इम्प्लीमेंट्स व्हाट सर्वलेट। तो सर्वलेट एक इंटरफेस है, SERVLET सर्वलेट, ठीक है। और सर्वलेट इंटरफेस का जो कॉल बैक मेथड है वो है हमारे इतने सारे, और सारे मेथड के साथ क्या आ गया, @override। ये क्या है, ये @override भी एक एनोटेशन है, ये कोर जावा का एनोटेशन है। इसके लिए भी कोई क्लास होगी, इसके लिए भी कोई इंटरफेस होगा जो बना होगा, जो इंटरली इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करता होगा। कंपाइलर को पता है @override का मतलब क्या, @override ये इंडिकेट कर रहा है, किसी इंड यूजर को भी इंडिकेशन दे रहा है, कंपाइलर को भी इंडिकेशन दे रहा है। इंड यूजर को क्या दे रहा है, मुझे क्या दे रहा है, हमें एज ए डेवलपर, कि भैया ये मेथड कहीं से ओवरराइड होके आई है ना, समझ रहे हो। तो ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो गई, और ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी है, साथ में कंपाइलर के लिए भी है, समझ रहे हो, जेवीएम के लिए भी है। तो अभी जैसे सपोज करो ये मेथड मैंने @override भी लगा दिया और यहाँ कैपिटल D भी लिख दिया, तो ठीक है, तो यहाँ एरर आ गया। क्यों, क्योंकि अब देखो ना @override ये भी बता रहा है कि ये मेथड ऊपर से ओवरराइड होके आई है, और आप यहाँ पे अगर ओवरराइड हटा दो तो ये कोई एरर नहीं आएगा। देखो कोई एरर है, डिस्ट्रॉय के साथ तो एरर कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये यूजर डिफाइंड मेथड बन गया ना। @override ये बता रहा था कि ये मेथड ऊपर से कहीं ओवरराइड होके आ रही है, तो इसकी मीनिंग कंपाइलर में ये पे जेवीएम में रन टाइम एनवायरनमेंट में फिक्स है। तो वो तो आप अगर चेंज करोगे तो दिक्कत तो आ ही जाएगी ना, कंपाइलर तो उसे खोज नहीं पाएगा ना। इस तो ये होता है भाई एनोटेशन। तो एनोटेशन इज जस्ट अ सिंबल। अब जैसे @override आप समझ गए, ऐसे ही @suppress warning करके एनोटेशन होता है, जो ये बताता है अगर आपको कोई सप्रेस वार्निंग कहीं पे ऐड करना है ना, कोई वार्निंग आपको देना है कि जी ये मेथड डिप्रिकेट हो चुका है, ये मेथड आने वाले टाइम पे यूज नहीं होगा, ऐसे ऐसे कुछ भी करके, तो कई मेथड के साथ आता है। तो क्योंकि वो जो जावा बनाने जो उस पर्टिकुलर मेथड के क्रिएटर हैं उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि भैया ये मेथड ओवरराइड होके सर ये मेथड डिप्रिकेट हो जाएगा, तो कृपया नया मेथड यूज करें, ऐसे करके। तो ये भी एक एनोटेशन है, वो भी एक एंड यूजर को इन्फॉर्मेशन देता है। तो कुछ क्या है, एनोटेशन सिंबल है जिसकी मीनिंग कहीं ना कहीं रिजर्व है। तो आपको क्या पढ़ना है कि भैया किस एनोटेशन से क्या काम होता है, बस ये पढ़ना है, ठीक है। अगर आप बने बनाए एनोटेशन यूज करना चाहते हो, तो यूजर डिफाइन एनोटेशन बनाना चाहते हो तो फिर उसकी पूरी कहानी है, पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है, एनोटेशन का कंसेप्ट समझ में आया, क्या होता है एनोटेशन, ठीक है। @override और फलाना ढिमा, कुछ और बताओ, आप लोग बताओ, और भी कुछ होता हो, हैं बोलो, @ के साथ और भी कुछ होता हो, कुछ आप लोग बता दो। ठीक है, नहीं बताओगे थक गए होगे, भूख लग गई होगी, हैं बोलो। फोल्डर वगैरह के नाम भी होते हैं सर, जैसे मतलब बहुत से फोल्डर होते हैं तो @ से मतलब उसको वो तो आप समझे नहीं मेरी बात। एंड्रॉयड के अंदर जो एनोटेशंस, मतलब देखो एनोटेशन एक अलग कंसेप्ट है ना, जो अभी @ से यहाँ लगा रहे हो।
एंड्रॉयड में जो @ लगाया जाता है उससे वो फोल्डर रिप्रेजेंट कराते हैं, वो एनोटेशन नहीं है, वो एनोटेशन नहीं है, वो उनके टैग है, उनको टैग लिखने का तरीका है। एनोटेशन की एक टैग है, ओके लेकिन जावा में रिप्रेजेंट करने का उसका अलग तरीका है, समझ रहे हो? जैसे ओके सर। जावा से एक्सएमएल में जाते हो तो आप आर के पास जाते हो, आर से जावा में एक्सएमएल कॉल कर लेते हो, एक्सएमएल से एक्सएमएल को कॉल करते हो तो @ के साथ कॉल कर लेते हो, वो वहां पे था। मैं ये कह रहा हूँ कि जावा में कुछ बने बनाए जो एनोटेशन है, कोर जावा के एनोटेशंस, जैसे @ ओवरराइड, @ सप्रेस वार्निंग, @ डिप्रिकेटेड, @ कुछ और ऐसे, @ कुछ, मतलब व्हाटएवर जो भी मेथड से, हमें बहुत सारे एनोटेशन अभी याद नहीं आ रहे हैं, वो प्री डिफाइंड एनोटेशन है कोर जावा के। ऐसे ही आगे चल के सपोज करो आप वेब सर्विस बनाओगे तो हमारे पास एक एनोटेशन होगा @सर्विस, @गेट, @पोस्ट, है ना? बस हम एक मेथड के आगे लगाएंगे @ तो सपोज करो हमने कोई मेथड बनाया पब्लिक वाइड डेटाबेस कनेक्शन, और ऊपर गए उसके साथ में ऐसे लगा दिया @गेट, खत्म, वो गेट मेथड बन गया, समझ रहे हो? अब वो उसकी मीनिंग उसके अंदर रिजर्व है, तो आपको ये पढ़ना है। एक एनोटेशन सर बहुत ही सिंपल। हाँ जी, कोर हाँ जी, जावा क्या? में एक इनहेरिटेड करके होता है। हाँ, @ कोर इनहेरिटेड, जावा में एक इनहेरिटेड। हाँ, इसका मतलब वो मेथड कहीं से यस। इनहेरिटेड होके आया है। बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता होगा। ठीक है, तो यस। आज का टास्क है, सैटरडे संडे खाली रहेंगे तो एनोटेशंस के बारे में और पढ़िएगा थोड़ा, है ना? और जो जितना अभी आप तक पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? और पढ़ना है तो बताओ, और आगे पढ़ाएं। अरे सर इतना बहुत है, बहुत प्रैक्टिस भी तो करनी